और अब रुक करेंगे दिल्ली के ली मेरिडियन होटल का, जहां पे प्राइम न्यूज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो कोरोना वॉरियर्स है उनको सम्मानित किया जा रहा है। पर आए डॉक्टर मोहम्मद असद अंसारी, साथ ही डॉक्टर रोहित कुमार, सभी का स्वागत तालियों के साथ करें। श्रीमती सुमन सुराना है, समाज सेवी हैं, इनका भी स्वागत। साथ ही साथ मोतीलाल सेठी हैं, प्रेसिडेंट इंडियन लेदर गारमेंट एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से जिस तरीके से पूरा विश्व जूझ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, इसीलिए इससे लड़ने के लिए जो तमाम महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स से जुड़े लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर उद्योगपति हो या फिर डॉक्टर्स हो, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस चुनौतीपूर्ण माहौल से, इस दौर से कैसे वो जूझ रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है उन सभी का योगदान। तो चर्चा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और टॉपिक है कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। तो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हम सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया और कितना चुनौतीपूर्ण रहा उनका योगदान देना और किस तरीके से उन्होंने संभाला इस स्थिति को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत में हर तरीके से हर शख्स ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, चाहे वो फिर किसी भी फील्ड से हो। और ख़ासकर मैंने देखा कि इस दौर में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वो जूझे हैं परेशानियों से, समस्याओं का उन्होंने सामना किया। कई समय तक वो अपने घर वालों से, अपने बच्चों से वो दूर रहे, उन्हें गले लगाने के लिए तरसते रहे ताकि वो बीमार लोगों का इलाज कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि जो जज्बा लगातार जो कोरोना वॉरियर्स दिखा रहे हैं, उस जज्बे के साथ ही हम जल्द ही इस महामारी से जीतेंगे और एक दिन भारत ज़रूर जीतेगा और ये जो महामारी है ये हारेगी। तो थोड़ी देर में हम शुरुआत करेंगे सेशन की और सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा देरी हुई। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं पूरन डावर जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि एफमेक के आप फाउंडर और चेयरमैन हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस, ये टॉपिक है हमारा। किस तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही, जो गाइडलाइंस रही, उसके साथ काम करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई तरह की रोक टोक थी, कई तरह की गाइडलाइंस थी। उसके साथ आगे बढ़ना, संभल के और लोगों को साथ में लेके चलना ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनका भी उल्लंघन ना हो। तो कितना चुनौतीपूर्ण ये रहा? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी समस्या हो,
ये समस्या नहीं थी, ये पेंडेमिक था, महामारी थी। जी उससे निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक हमारी एक नीति निर्धारण और सरकार से नेतृत्व कैसे मिलता है और उसकी नीतियाँ कैसे बनती हैं और उसका नीतियों का कार्यान्वयन किस तरह से होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण था उसके निपटने के लिए। निश्चित रूप से देश, अगर भारत बाकी देशों में एक अग्रणी रहा है इस समस्या को सुलझाने में या उस पेंडेमिक में अपनी जो ह्यूमन लॉस है उसको कम करने में, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी सरकार की बहुत अच्छी रही है और नेतृत्व खास तौर से प्रधानमंत्री का नेतृत्व हो, जिस तरह से उस नेतृत्व ने लोगों को प्रभावित किया है, एक अद्भुत क्षमता है लोगों को जागृत करने की, लोगों में एक विश्वास पैदा करने की। भारत जैसे देश में जहां लॉकडाउन को कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि 130 करोड़ में हम लॉकडाउन कर सकते हैं, और उसको किया और सफलतापूर्वक किया, और हर रोज एक मेडिकल बुलेटिन निकाला गया। मेडिकल बुलेटिन के साथ में हर रोज एक नई गाइडलाइन दी गई। बिल्कुल। जहां जहां परेशानी आ रही थी उन गाइडलाइंस को बदला गया। समय समय पर नई गाइडलाइंस रोज आती रही और उसके अनुसार ये कार्य चला। इसीलिए आज हम पूरे विश्व में काफी बेहतर स्थिति में क्या आज आसान हैं। था इन गाइडलाइंस के साथ, इन पॉलिसीज के साथ चलना, इन नियमों का पालन देखिए, करना? मुश्किल भी थी उन पॉलिसीज के साथ चलना, गाइडलाइंस के साथ चलना, लेकिन मजबूरी भी थी क्योंकि पेंडेमिक एक इस तरह का पेंडेमिक था जो पहले कभी न तो कभी सरकार ने महसूस किया था न कभी जनता ने महसूस किया था। निश्चित रूप से मुश्किल आना बहुत ज़रूरी थी। अब ये स्वाभाविक था ये कठिनाई आना। कहीं ना कहीं जिनके ऊपर एक तो सरकार है नीतियां बनाती है, उसमें नीतियां हमेशा नीयत अच्छी होती है नीतियां बनाने के पीछे, और एक हमारी दूसरी बॉडी है जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो IAS अधिकारी हैं जिनको इनका क्रियान्वयन करना होता है। उसमें भी हम लोगों को दोनों कुछ देखने को मिला। एक तरफ पुलिस की भूमिका देखी जिस पर अब तक हम सोचते थे कि सिर्फ डंडा चलाने का कार्य करती है, उसकी भूमिका बिल्कुल अलग, हर थाने से हर गरीब के घर तक खाना पहुंचाना, बिल्कुल कलेक्ट करना, पहुंचाना, एक ऐसी संवेदनशीलता भी दिखाई दी, और दूसरी ओर कहीं बहुत दूरदर्शिता भी बहुत सी दिखाई दी। तस्वीरें प्राइम न्यूज ने भी दिखाई जब पुलिस वालों पर फूलों की वर्षा करते हुए लोग नजर आ रहे थे, उनके अच्छे कामों को देखते हुए। ये बहुत ही रेयर तस्वीरें हैं और बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिला, ये मानवीयता देखने को मिली हमको, लेकिन दूसरी तरफ कहीं अदूरदर्शिता भी दिखाई दी। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि सरकार को खुश करने में अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं। हमें ध्यान होगा जब संजय गांधी ने शुरुआत की थी इसकी फैमिली प्लानिंग के लिए, एक अद्भुत प्रोग्राम की जो शुरुआत की थी, उसका हश्र एक नसबंदी के रूप में किस तरह से हुआ था, ऐसी ही कहीं अदूरदर्शिता यहाँ भी दिखाई दी। कहीं एक केस मिला, उसको सील कर दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। किसी भी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया, कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया, उसका ताला लगाया, लॉक लगाया और लॉक लगा करके चले गए। उसमें सुविधा है या नहीं है, उसमें किसी तरह की, इवन यहाँ तक कि गेट से लॉक लगा दिया, और खाना भी जब दिया जा रहा था तो उनको नीचे फेंक करके दिया जा रहा था। उसने देश की तस्वीर बहुत अधिक खराब की। फिर भी कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ सरकार की नीतियां हो या उनका क्रियान्वयन हो, काफी बेहतर था। ऐसी चूंकि पहली हमारा ये एक्सपीरियंस था या इस महामारी से पहली बार गुजर रहे थे जी। ये स्वाभाविक है, इतने बड़े देश में ये भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। एज फार एज द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर कंसर्न, लगातार उन पॉलिसीज में एक प्रभावी पॉलिसीज रही। बिल्कुल। तो गाइडलाइंस का और पॉलिसीज का जो पालन करना है इतना आसान नहीं रहा, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना
पड़ा, काफ़ी चैलेंजिंग ये रहा। डॉक्टर मोहम्मद असद अंसारी, मैं आपके पास आऊँगी। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से सभी जानना चाहते हैं कि भगवान तो मान लिया गया डॉक्टर को, लेकिन इस दौरान जो ये महामारी फैली, इस दौरान और इससे पहले एक डॉक्टर का जो डेली रूटीन था वो किस तरीके से अचानक बदला, कितना मुश्किल था उसके लिए सरवाइव करना? देखिए, मैं मुरादाबाद में फोटोन हॉस्पिटल चलाता हूँ जी। और मैं एक जनरल सर्जन हूँ। सर्जरी में हमारे साथ 2 चैलेंज थे। एक तो था कोविड से लड़ना था, उधर जो सर्जरी की इमरजेंसीज थी, तो सामने लगता है कि ब्लीड हो रहा है तो आप क्या उसे छोड़ दोगे यार से कि कोविड ना हो? क्या करोगे उसको तो ट्रीट तो करना पड़ेगा ना। तो ये इस तरीके के चैलेंजेस हम लोगों के सामने रहे। हमने उनको उसको अपने रिस्क लेके उसको हैंडल किया, करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग रहा। डॉक्टर रोहित कुमार, आपके पास आऊँगी। जैसे कि हमने देखा, पूरे देश ने देखा, कई ऐसे डॉक्टर्स थे जो लोगों का इलाज करते करते शहीद हो गए और कोरोना के इस दौर में ही उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो ऐसी परिस्थिति में आम जनता की आंखों में तो आंसू आए ही, लेकिन अपने स्टाफ को संभालना और हौसला अफजाई करते रहना, हौसला ना टूटने देना, ये कैसे किया गया? ये कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, कई सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जिनका सामना डॉक्टर्स को करना पड़ा और जाहिर सी बात है कि कई जो चीज़ें हैं वो आम जनता के मन में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम न्यूज़ के माध्यम से ही आपके ज़रिए वो बातें जो है वो आम जनता तक पहुँचेगी। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब जनरल सर्जन है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे सामने भी ऐसे बहुत से केस आते हैं जिससे कि मुझे भी उन्हें तुरंत सडनली ट्रीट करना पड़ता है जी। जैसे कोई सा भी केस हो, हमारे सामने कोई सा भी एक्सीडेंटल केस आता है, लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत रेयरली केस आए हैं, लेकिन जो भी आया वो मेजर ही केस आया है। उसे हमें सडनली ट्रीट करना होता था। सडनली ट्रीट करने के लिए हमें उसे सरकार की गाइडलाइंस के थ्रू चलना होता है जी। और वो प्रॉपर तरीके से कब नहीं हो पाती हैं जी। ना तो इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन आएंगे और ना ही हम उसे फिर सर्जरी कर पाएंगे। सर्जरी करने के लिए हमें तुरंत इमीडिएट जो भी एक्शन लेना होता है वो हम लेते हैं। पीपी किट या जो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन लेते हैं वो हम उस लेकर करते हैं। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि जिसने जैसा आपने पूछा है कि अगर आपके सामने कोई सडनली कोई एक्सपायर हो जाता है कोरोना वायरस से, तो उसके ऊपर आप क्या गुजरती हैं? उसकी फीलिंग्स हमें रहती है कि हमारे सामने कोरोना वायरस आए, हम इसे सडनली बचा नहीं सके हैं और जितनी हमने कोशिश किया बचाने की, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप इसे बचाएं या नहीं बचाएं, लेकिन आप कोशिश पूरी करेंगे कि ये किसी भी तरह से कैसे भी हो सेव हो जाए। बिल्कुल। मोतीलाल सेठी जी, आपके पास आऊँगी। ये महामारी आई, सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, चाहे वो किसी भी सेक्टर के लिए हम माने, बहुत बड़ा झटका, काम रुक जाना, फिर जो अपने अंडर जो तमाम लोग हैं जिनकी जीविका उनसे चलती है उनको आगे बढ़ाना, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस दौर में किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला, पूरे चीज़ों को देखा, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडियन लेदर गवर्नमेंट एसोसिएशन आप हैं, तो इस तरीके से आपने कैसे सबको साथ लेकर चले? आप इस झटके को किस तरीके से आपने धीरे धीरे स्थिर किया? देखिए, मुझे इस पेंडेमिक के ऊपर पहले बात तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आज आप वॉरियर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। मुझे भारतीय होने का बहुत बड़ा गर्व है। इस मंच से मैं आज कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस 130 करोड़ के देश में अर्थव्यवस्था ने, प्रधानमंत्री जी ने और सारे ब्यूरोक्रेसी ने, सारे चीफ मिनिस्टर्स ने जिस तरीके से इस पेंडेमिक को संभाला है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉट ओनली अपने देश के लिए, आज वैक्सीन जो हम लोग बाहर भी भेज रहे हैं, इससे पता लगता है कि हमारे देश में, हमारे लोगों में कितनी इंसानियत है और पूरी देश, पूरी दुनिया आज हमारी इंसानियत की सराहना कर रही है कि इतना बड़ा देश होते हुए, इतनी कम मॉर्टेलिटी होते हुए इस देश के लोगों ने जुट के, मिल के, जिसमें डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगी दे दी सामने, वॉरियर्स ने अपने आप को, परिवार को छोड़ के अपने आप को आगे बढ़ाया है देश के लिए, इन सब चीज़ों की सराहना की। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो आप पूछ रहे हैं, लाइफ एंड लाइवलीहुड, जिंदा रहना लोगों का और उनकी जीविका का ध्यान रखना। बिल्कुल। हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात हो रही है। मैं सराहना करूंगा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो थी वो पूरी ही समय पे आती रही हैं, उनमें संशोधन होते रहे हैं। जो जो रिक्वायरमेंट थी
हम ट्रेड एसोसिएशंस ने गवर्नमेंट को कही हैं। हमारी फैक्ट्रीज नोएडा के अंदर हैं, नोएडा में लॉकडाउन हो गए थे। गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सीलेंस सिटी है, जहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री में हम लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, उनकी आजीविका डिपेंड करती है। लॉकडाउन क्लोज हुआ, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ खुलवाने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशंस की बात की, लेकिन हमने प्रशासन से कहा कि ब्लैंकेट ऑर्डर्स कर दीजिए कि सब फैक्ट्रियाँ खोल दी जाएँ। इसी तरीके से डावर साहब ने भी आगरा की इंडस्ट्रियाँ, जहाँ की शू इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट मिली और सिंगल ब्लैंकेट परमिशन से फैक्ट्रियों को खुलवाया गया, जैसे जैसे कोरोना को कंट्रोल में लेते जा रहे हैं। तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी का रोल और लोगों का रोल बहुत अच्छा रहा, जिससे कि हम लोग आज इस महामारी से बाहर निकल आए हैं। काफ़ी हद तक हम लोगों ने इस पर कंट्रोल किया है। और मैं पब्लिक अवेयरनेस में ये भी कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ाना है, जिससे हम इंडस्ट्री भी चला सकें, अपने आप का ध्यान भी रख सकें और सारे नियमों के अनुसार हम और आगे चलें और उन नियमों का पालन करें। बिल्कुल, लॉकडाउन की स्थिति में हम देख रहे थे कि तमाम जो बड़े सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास कोई स्रोत नहीं था कि उनके पास कुछ आए, लेकिन उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके अंडर जो तमाम लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे जो है उनकी जीविका कैसे चलानी है, तो इसको कैसे मैनेज किया। बहुत अंदर की बात पूछ रही हूँ और बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा। जी देखिए, हम लोगों ने अपने सारे वर्कर्स को अपने साथ में इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखिए, इंटरनेशनली हम लोग फॉरेन ट्रेड में हैं, तो व्यापार तो वाकई डिमांड कम होने की वजह से, ओवरहेड्स से, तो उन लोगों ने भी अपनी कोऑपरेशन जाहिर की जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जो हमारे वेजेस मिल रहे थे, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव्स ने, सारे मिडिल मैनेजमेंट ने, इवन वर्कर्स ने कहा कि जो हम लोग इंडस्ट्री को चलाने में, ज़िंदा रखने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस चीज़ की मैं आज सराहना कहूँगा कि सारे मैनेजर्स ने अपनी सैलरीज़ को कहा कि हमें रिडक्शन कर दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं इस सहयोग की। तभी मैं कह रहा हूँ, आई एम प्राउड टू बी इंडियन टुडे, कि हर तबके ने कोऑपरेशन किया है। इवन मैनेजर्स ने अपनी आजीविका को कम किया है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी सैलरी को कम करिए, लेकिन हमें मिलकर काम करना है। वर्कर्स तक ने, जिनकी बहुत छोटी कम सैलरी है, वो भी सामने बढ़े, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम अपने जितने समय तक ये चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, हम साथ रहेंगे। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि सबका सहयोग रहा है और इस सहयोग से इंडस्ट्री जो है दोबारा से अपने ट्रैक पे आ गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि जीएसटी की अभी इस महीने की जो रिटर्न्स आई हैं, जो टैक्स जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। इकॉनमी वापस आ रही है, लोग मिलके सब कुछ कर रहे हैं और अगर यही स्पिरिट रही तो हम कोरोना की इस जो महामारी है, इसके ऊपर पूरा नियंत्रण पा लेंगे और लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों को मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये होगा और मैंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो भारत की जनता है, एक बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत जागरूकता है, कम इक्विपमेंट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो जनता का सहयोग मिल रहा है वो काबिल तारीफ। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जनता पूरे समझ रही है इसको कि कैसे इसको टैकल करना है। इस देश के लोगों पे मुझे इतना प्राइड है कि इवन छोटे से छोटा वर्कमैन जो इंडस्ट्री में लगा हुआ है, मिडिल मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, हर लोग ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है। इवन कि मालिक मकानों ने किराया जो है माफ़ कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट्स को छोड़ दिया है। एक ह्यूमन एंगल बहुत अच्छा रहा है, जहाँ मानवता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया है। इससे बड़ी इस देश की ताकत, इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि हम लोग आज कोरोना को भी निपटाया है और हम दूसरे देशों के लिए वैक्सीन बनाकर भेज रहे हैं। हमने क्लोरोक्विन्स भेजी हैं बड़े बड़े देशों के लिए। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी तारीफ भी हो रही है। बहुत ये बहुत गर्व की बात है। दैट्स राइट। बिल्कुल। विपिन कुमार जी, मैं आपको देख रही थी जब मोतीलाल सेठी जी बात कर रहे थे तो आप भी सर हिला रहे थे, साथ साथ लगता है कि आपको भी उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में आपके पास कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप के जरिए जिन लोगों की जीविका चलती है उनको कैसे स्थिर रखना है और उनको कैसे मैनेज करना है। पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा प्राइम न्यूज़ को, जो आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं। एंड जैसा आपने पूछा मुझे कि जो आपके पास चैलेंजेस हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, हमने जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बोला हमने फॉलो किया कहीं ना कहीं, चाहे वो 1/3 एम्प्लॉय के साथ काम करना हो या जो भी प्रिकॉशन लेना हो, हमने सारी चीज़ें करी। रह गई बात, जैसे आप पूछ रहे हैं कि बिकॉज आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी फ्रॉम लास्ट 10 years, सो
जब आपका कोरोना लॉकडाउन हुआ तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है कहीं ना कहीं। आपके महीने 2 महीने बिल्कुल ट्रांजैक्शन नहीं थे कहीं ना कहीं, बट कहते हैं कि शुरुआत आप खुद से करो कहीं ना कहीं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने किसी भी स्टाफ को निकाला नहीं इस टेन्योर के बीच में। बहुत सारी कंपनियों से बात हुई, वहाँ पे बहुत लोगों को निकाले गए, लेकिन हमने किसी को निकाला नहीं। एमएसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है देश में, और लोगों की जो जीविका है उससे चल रही है। जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि आपने भी किसी को निकाला नहीं, आपके सामने भी चैलेंजेस थे, वो आप बता रहे हैं। बिल्कुल इसको इस समय नहीं था निकालने का, यहाँ पे था कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं प्लस अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज ये टाइम आया है तो जब आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास एक इनफ कैपिटल होता है जहाँ पे आप कम से कम एटलीस्ट कम से कम कुछ टाइम तो आप अपने एम्प्लॉय को बिठा के दे सकते हो, जिन्होंने आपको करके दिया है कहीं ना कहीं, और आगे यही स्टाफ आपको और बेटर करके देंगे। तो यू हैव टू जस्ट कॉन्फिडेंट कि हाँ आपको कॉन्फिडेंट होना है कहीं ना कहीं, और वो भी आपके भरोसे हैं कहीं ना कहीं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। बाकी बिल्कुल इस दौरान एक गरीब शख्स जो है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ा, मिडिल क्लास फैमिली पर भी फर्क नहीं पड़ा। लोगों की जो निगाहें हैं वो जो इंडस्ट्री मालिक हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं और जो बड़े सेक्टर्स हैं उनकी तरफ उनकी नज़रें थी कि हाँ आप हमें जो है वो हमारी जो जीविका है उस पर असर नहीं पड़ने देंगे, हमारे जो घर है वो आपके थ्रू चलते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगातार लोगों के टच में रहना, और जब इस तरह का एक विकराल स्वरूप कोई महामारी ले लेती है उस समय जो अपने अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उनको संभाल के रखना और उनको कहीं नहीं जाने देना, वही एक पहचान होती है एक अच्छे बड़े सेक्टर की, एक अच्छी बड़ी कंपनी की। यस, बट ऑब्वियस आपने बहुत सही बोला कहीं ना कहीं, यही एक पहचान होती है कि आप प्रॉब्लम के टाइम पे आप कितना अपने स्टाफ के साथ, मैं बेसिकली अपनी फैमिली बोलूँगा, मेरी कंपनी पूरी फैमिली है, अपनी फैमिली के साथ कितना आप साथ होते हो कहीं ना कहीं। रेगुलरली मैं टच में रहा कहीं ना कहीं, वीकली बेसिस पे टॉक, प्रॉब्लम्स पूछना उनके कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, चीज़ें तो नहीं आ रही, और रेगुलरली चूँकि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो हमने वैसे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वे में गाइड भी किया कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज़रूरत है तो आप बाहर निकलें, क्राउड प्लेस बिल्कुल भी विजिट नहीं करें। तो वो हमने कीप इन्फॉर्मिंग द पीपल बेसिकली हमने करा, और अपने स्टाफ को भी करा इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीमती सुमन सुराना जी, आपके पास अब मैं आऊँगी, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते बहुत चैलेंजिंग होता है फील्ड पर उतरना, लोगों को जागरूक करना, क्योंकि मेरे घर में भी माँ है, मैं खुद हूँ। जब मैं निकलती थी, जब लॉकडाउन था, जब मैं खुद अकेली निकलती थी तो लोग समझाते थे, फैमिली कहती थी कि अरे मत निकलो, जान ज़्यादा ज़रूरी है, काम इतना ज़रूरी नहीं है। ऐसे समय पर अपना कर्तव्य को समझना, तभी हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं तमाम लोगों को, अपने कर्तव्यों को समझना, उनका पालन करना, एक समाज सेवी होने के नाते और उससे भी पहले एक महिला और गृहिणी होने के नाते कितना चैलेंजिंग था लोगों तक सेवाएं पहुंचाना, लोगों की मदद करना और उन्हें जागरूक करना। सबसे पहले मैं प्राइम न्यूज़ को धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल सही आप लोगों ने कोरोना वॉरियर अवार्ड रखा है। सच में ये बहुत ही चैलेंजिंग था कि कोरोना में आप किसी भी सभी तरह घर को संभालते हुए, चूँकि मैं एनजीओ हेल्पिंग एंड फाउंडेशन चलाती हूँ, मैं एक छोटा सा वाक्य बता रही हूँ। 200 बच्चों की जिम्मेदारी मेरा एनजीओ कई सालों से 15-20 सालों से निभा रहा है। तो कोरोना के टाइम चूँकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि हमें बाहर नहीं निकलना है, हालांकि आगरा में हमारे सभी ब्यूरोक्रेट ने हमें बहुत हेल्प की है, तो फिर हमें परमिशन मिल गई थी कि एक सेंट क्लेरेंस स्कूल के पीछे एक बस्ती है, उसमें 200 बच्चों को कई सालों से हम देखभाल कर रहे हैं। तो सिस्टर का फ़ोन आया कि ये बच्चों की यहाँ ऐसी हालत हो रही है, खाने तक नहीं है। हालांकि काफ़ी लोग, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि एनजीओ नहीं होता तो बहुत बुरा हाल होता। तो मैं सबसे पहले पूरे देश भर के सभी एनजीओ का धन्यवाद कहती हूँ कि इस कोरोना एपिडेमिक के टाइम सभी ने अपना 100% दिया, पूरा पूर्ण सहयोग दिया। और हमारे सामने पूरन डावर जी वगैरह है, सभी इन लोगों ने सभी ने सहयोग दिया। लेकिन मैं एक बता रही हूँ फिर क्या हुआ, बड़ा मुश्किल दौरान इस समय एपिडेमिक के समय हमें एक जीप की परमिशन मिली कि आप एक जीप से खाना दे के ले जा सकते हैं। लेकिन खाना के लिए भी फिर हमने स्पेशल एक रसोईया, हमारे एनजीओ के एक माँ की रसोई करके, आनंद कुमार ज्वेलर्स है मेरे एनजीओ के मेंबर हैं, वहाँ हमने स्टार्ट किया। और उन 200 बच्चों के साथ, बल्कि 200 बच्चों के परिवार को हमने लगातार 4 महीने खाना पहुँचाया। तो सच में ये एक बहुत ही कठिन कार्य था जिसको हमने पहुँचाया, और बड़ा अच्छा भी लगा। इस दौरान मुझे भी कोरोना हो गया था, लेकिन फिर भी मैं इस
कोरोना होने के बावजूद भी मैं खुश थी कि मैं 200 परिवारों को हमारा एनजीओ बिल्कुल खाना मुहैया करा रहा है, उनकी सब कुछ मतलब ऐसा नहीं कि वो एक भी परिवार भूखा सोए। पूरे सुबह से शाम तक हम उनके खाने की जिम्मेदारी हमारे एनजीओ पे थी और हम लोग पूरी तरह से निभा रहे थे। तो सच में एक मुश्किल दौर तो था सभी के लिए इस एपिडेमिक में, पर मेरे परिवार ने और पूरे देश की सरकार ने और ब्यूरोक्रेट ने सभी ने सहयोग दिया। तो मुझे लगता है अगर मन में हौसला हो और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मदद पहुंचाने की इच्छा हो तो सब कुछ संभव है।